करियर को एज ए CEO अप्रोच करें, जस्ट लाइक ए स्टार्टअप CEO। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है और आप उसके फाउंडर हैं, आप उसके विजनरी हैं, आपने उसको इमेजिन किया है अपने ब्रेन में, तो आप लीडर हैं। जैसी पर्सनैलिटी आपकी होगी, जिस तरह की सोच आपकी होगी, जिस तरह के आइडियाज़ आपके होंगे, आपका स्टार्टअप उसी तरह से उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। यस, लेटर ऑन रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, आप टीम हायर करते जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपका स्टार्टअप आप पे डिपेंडेंट है एज ए लीडर। सेम अप्लाई होता है आपके करियर पे। और जैसे कि सीज़न 1 में मैंने डिफाइन किया था, करियर इज़ नथिंग एल्स बट द चॉइसेस ऑफ योर लाइफ। आपकी चॉइसेस जो आप अपनी लाइफ से लेके, अपनी जॉब से लेके, अपने वर्क से लेके जो चॉइसेस लेते हैं, वो चॉइसेस मिला के आपके करियर को डिफाइन करती हैं। तो क्या आप अपने करियर को एज ए CEO अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि देखें, आप अगर अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कोई आपके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आप अपने करियर में एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे तो आपका करियर आगे मूव नहीं करेगा। आप अपने करियर में लीड नहीं करेंगे खुद से एग्जाम्पल के साथ, तो आपके करियर आगे नहीं मूव कर सकता। इसी तरह से है कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय उनसे छुपेंगे तो कोई और शख्स आके आपकी करियर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। अगेन, मैं वर्ड करियर दोनों चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आपकी वर्क लाइफ के लिए भी और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। चाहे इस वक्त आपको पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या वर्क लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनको सॉल्व करने के लिए जिस शख्स का आप इंतजार कर रहे हैं वो शख्स आप हैं। वो शख्स आप हैं क्योंकि आप अपने करियर को अगर स्टार्टअप के तौर पे देखते हैं तो इसके ऑपरेशंस, इसके फाइनेंसेस, इसके HR, इसकी कंप्लीट डिसीजन मेकिंग डिपेंडेंट है आप पे। यू आर द CEO ऑफ योर करियर। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत ही इग्नोर्ड पार्ट है, वो है सेल्फ टॉक। क्योंकि हम लोग 80% ऑफ द टाइम इंट्रा पर्सनल स्किल्स के ऊपर होते हैं, लेकिन हमारा जो रियल फोकस है, जिसके ऊपर हमें लाइक्स मिलते हैं, जिसके ऊपर हमें लोगों में जान पहचान मिलती है, वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा वो है इंट्रापर्सनल स्किल्स के ऊपर। उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जिसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली पिन डाउन करना चाहूँगा वो ये है कि सेल्फ टॉक। और सेल्फ टॉक के अंदर भी मैं थोड़ा और स्पेसिफिक जाना चाहूँगा कि आप गाइड करें हमारी ऑडियंस को कि सेल्फ टॉक का क्या रोल है सेल्फ अवेयरनेस में फर्स्ट एंड देन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में। अरे वाह, सेल्फ टॉक का क्या रोल है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहली बात कि इल्म अपने अरूज में जब चला जाता है ना, तो सिर्फ सेल्फ का इल्म देता है। मतलब जो नो दाई सेल्फ है, ये सुकरात अफलातून से पहले डेल्फी के मंदिरों के ऊपर लिखा होता था। मैं सबसे बड़ा इल्म है ख़ुद को जान लेना। अगर हम उसे इस्लाम में आ जाए तो मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को जाना गोया अल्लाह को जान लिया। फिर मैं सबको कहता होता हूँ, देखें जिसने ख़ुद को ना जाना, फिर सूरज पे उसकी क्या राय, ये कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। जो ख़ुद से ना वाकिफ़ है वो गैर पे क्या राय रखता है, ये इंतहाई गैर ज़रूरी बात है। ख़ुद से ना वाकिफ़ है। आते हैं सेल्फ टॉक पे। सेल्फ टॉक उस माशरे में होनी ख़त्म हो जाती है जहाँ कायनात गैब में मौजूद ना हो, बाहर मौजूद हो। यानी मैं अपनी मैं अमूमन कहता होता हूँ, हमारी आजकल की इंडस्ट्री मैनिक्यून की ट्रेनिंग देती है, दिखना कैसे है, गैर के आगे इंप्रेशन कैसे देना है। वो तो धोखाधड़ी भी हो सकती है। असल तो वो है कि तुम अंदर से कैसे। जॉन एलिया फरमाया करते थे, देखो सबसे बड़ा वो झूठ तो वो है ना जो मैं खुद से बोलूँगा, वहाँ नहीं मैं बोल पाता। तो सेल्फ टॉक दरूने सीना मा दीगरी चियल अजीबस्त वाली आवाज़ है। और जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते थे, या अल्लाह ये रात भर मेरे सीने से आवाज़ें आती हैं, ये क्या अजब बात है। किरा खबर के तू ही, इज़ इट यू? ये आपकी आवाज़ है कि माँ दो चार खुदैम कि मैं आईने के आगे सारी ज़िंदगी गुजार देता हूँ और ख़ुद से ही बातें करता हूँ। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब के एक मुरीद हैं डॉक्टर हसन रसूल साहब, वो कहते हैं, बेटा ये नानू अकरब वाली बात बड़ी अच्छी है सेल्फ टॉक में समझने के लिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। यानी मुझ में और मेरी शहरक में फ़र्क है। बस ये है एसेंस ऑफ सेल्फ टॉक। जब आप जान लें कि मैं और मैं में फ़र्क है, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरी है, तो वो जो आप हैं आप बहुत अच्छे हैं, मगर आप जितनी तरबियत गैर की करते हैं, एक कुर्सी या पैरहन लेने की करते हैं, और अगर उतना वक्त आप ख़ुद को नहीं देते, तो मेरे ख्याल से आप एक ग्रैंड ट्रेजेडी की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया के तमाम स्कॉलर्स, फ़िलासफ़र्स फ़कत तन्हाई की पैदावार हैं, और ऐसी तन्हाई जो प्रोडक्टिव हो, ईवल ना हो। हमारी तन्हाई कोटेबल तन्हाई नहीं है आजकल की। तो हमारी सेल्फ टॉक का जो बुनियादी नज़रिया ये है, वो जो गालिब कहते थे कि जहन को भाई घर में से सामान हटाओगे तो नया सामान आएगा ना।
तुमने इतना गैर ज़रूरी मुआश का मसला, सीवी का मसला, नौकरी ने इतना ज़्यादा अपने आप को पैनिक जहन को रखा हुआ है। घर से ये गंद सामान निकालोगे तो नया सामान आएगा, जिस पर गालिब ने फिर कहा था ना, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में। तो यही कायनात आप देखते हैं, यही मैं देखता हूँ, यही गालिब देखते हैं, तो नताइज मुख्तलिफ क्यों? सेल्फ टॉक के वो अपनी परवरिश करते हैं, वो सबसे पहले अपनी परवरिश करते हैं, वो नए अल्फाज अपने आप को मुतारिफ़ कराते हैं। अब आ जाए सेल्फ टॉक, सेल्फ अवेयरनेस कैसे बनती है जनाबे वाला? सेल्फ टॉक, सेल्फ अवेयरनेस ऐसे बनती है कि अब हमारे यहाँ रसूल अल्लाह हमें बता कर गए थे कि देखो बदगुमान नहीं होता मोमिन। हमारी सेल्फ टॉक सिर्फ बदगुमानी का मजमूआ है। हमारे जहन में ऐसे मुंतशिर ख़यालात रहते हैं जो फ़कत लालच पर मबनी होते हैं। मतलब मैं इस बात के बारे में तो फ़िक्रमंद ही नहीं हूँ कि मैं अपने आप को जान पाऊँगा या नहीं। मेरी सबसे बड़ी फ़िक्र ये रहती है कि फ़लाँ काम हो पाएगा या नहीं, या फ़लाँ नौकरी मिल पाएगी कि नहीं। और इस जब मैं एक गॉर्डियन नॉट को खोलने की कोशिश ही नहीं करता तो वो और सख्त होती जाती है। और उसकी वजह ये होती है, मैं सबको कहता होता हूँ कि अगर मैस्लो के मॉडल को ही अगर सामने रख लें और आपने अगर अपनी फिजियोलॉजिकल नीड हराम से भरी, सेफ्टी नीड हराम से भरी, लव हराम से भरा, एस्टीम गलत ली, तो एक्चुअलाइजेशन कैसे सही हो जाएगी? ये उल्टा सर्कल है। आप सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइज करते हैं, फिर रोटी की तरफ देखते हैं। हराम लुकमे के बाद ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे दुरुस्त होती है, मेरी समझ से बहुत बालातर बात है। तो जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के सफ़र को शुरू करते हैं तो आप पहली दफ़ा कायनात में एक परमानेंट आईना टांग लेते हैं अपने जहन में, जहां आप ख़ुद से हम कलामी करते हैं, जहां आप अपने ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। क्योंकि आजकल का मुआशरा ना ऐसा मुआशरा है जहां सिर्फ लाइक्स मिलते हैं। तो जिस मुआशरे में क्रिटिसिज्म ख़त्म हो जाए वहाँ सेल्फ टॉक नेसेसरी हो जानी चाहिए। क्योंकि देखें, तारीफ़ जितनी भी दुरुस्त हो मोलक, और तनकीद जितनी भी दुरुस्त गलत हो फ़ायदा देकर जाती है। तो वो बंदा फिर अपना रुख अपनी तरफ करता है। सर अभी आपने बोला है कि इन दिस वर्ल्ड आफ्टर कोरोना वायरस आपकी यू हैव टू बी डिफरेंट। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको डिफरेंट होना पड़ेगा, ठीक है सर। लेकिन जैसे अभी वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन की तरफ काफी रैपिडली जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग काफी कंपटीशन हो जाएगा डिजिटलाइजेशन में। अब हर बिजनेस डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएगा, इवन स्मॉलर वन और बिगर वन एज वेल। तो हम लोग डिजिटलाइजेशन को कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, अपनी डिफरेंस कैसे बना सकते हैं, लाइक हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस वक्त सबसे बड़ा, अगर मैं आपसे पूछूं डिजिटल मार्केट में या ऑनलाइन में सबसे बड़ा कौन सा स्टार्टअप है या कंपनी है जो गेम चेंजर है, और वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड भी? सर ऑफ कोर्स Amazon.com और जेफ बेजोस। मैं उसी का फार्मूला आपके ऊपर बताऊंगा कि आप डिजिटल में कैसे कम्पीट कर सकते हैं। उसका फार्मूला नंबर 1 है, उसको ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो चुके हैं बिजनेस में, और वो दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन शख्स भी बन चुका है, और उसकी कंपनी एक बेहमत है, मतलब एक जाइंट है अपनी फील्ड का। लेकिन उसका एक फार्मूला वो ये है कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ 8 बजे और नाश्ता करके वर्क के लिए निकलता हूँ, तो मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ इट्स ऑलवेज अ डे 1। दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल रिमाइंडर कि ऑलवेज अ डे 1। जितने भी इंटरनेट के स्टार्टअप्स आ रहे हैं सारे के सारे, वो 2-3 हफ्तों में स्केल करके सेल करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उससे मिलियनेयर बन जाए। इट्स नॉट गुड, दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। तो नंबर 1, अगर आपने कम्पीट करना है ऑनलाइन, प्ले द लॉन्ग गेम। 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर्स का सोचें, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, इन सब को स्टडी करें, इनका यूज़ रखें अपने स्टार्टअप्स के अंदर, ताकि आप लोग मतलब आपका कंपटीशन शॉर्ट टर्म गेम के ऊपर सोच रहा है तो आप लॉन्ग गेम प्लान करें। नंबर 1। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मतलब जेफ बेजोस से पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगले 10 सालों में क्या चेंज होगा, आपको क्या लगता है? तो उसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगले 10 सालों में क्या चेंज होगा, मुझे ये फ़र्क पड़ता है अगले 10 सालों में क्या चेंज नहीं होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगले 10 सालों में उसने कहा था एक चीज़ चेंज नहीं होगी, कोई भी बंदा महंगी चीज़ नहीं परचेज करना चाहेगा। ऑलवेज गो फॉर द चीप थिंग, कि मतलब अपने स्टार्टअप के अंदर अपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को थोड़ा सा चीप रखें। लोगों की मतलब फिजिबिलिटी आप देखें कि लोग खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, उसको महंगा ना करें कि आप जल्द से जल्द प्रॉफिट अर्न करें। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। अमेजोन ने कई साल तक प्रॉफिट, अलीबाबा ने इवन के पत्नी कितने साल तक प्रॉफिट अर्न नहीं किया, और एकदम से वो चाइना का जाइंट बन गया, ठीक है। तो शुरू में गो स्लो प्ले लॉन्ग गेम। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट के ऑलवेज गो फॉर द नॉन स्केलेबल थिंग्स। इंटरनेट के बिजनेस में एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि लोग ह्यूमन कनेक्शन मिस कर बैठते हैं। जब भी आप ऑनलाइन सर्विस लॉन्च करते हैं तो आप इवन के मैं किसी ऑनलाइन सर्विस में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई रोबोट या एक एल्गोरिदम मुझे आंसर कर रहा है। नहीं, आपने हमेशा याद रखना है कि
ह्यूमन टच रखना है, ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड किए रखना है, ये आपको कंपेटिटर से बहुत आगे कर देगा। और बड़ी कंपनी जैसे कि जैज़ होगी या और कोई बड़ी कंपनी है जो आपके कंपटीशन में है, तो वो जितने बड़े लेवल पे जाते जाएंगे आपका ह्यूमन टच कम होता जाएगा, क्योंकि आपको एल्गोरिदम्स बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको प्रोसेसेस बिल्ड करने पड़ेंगे। आपको एज ए छोटा स्टार्टअप, एज एन एंटरप्रेन्योर, ये याद रखना है कि जहाँ पे आपका असल मार्जिन है, जहाँ पे आपका असल स्कोप है, जहाँ पे आप खेल सकते हैं, वो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है। आप लोगों के साथ वन ऑन वन बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन एक 500 फॉर्च्यून 500 का कंपनी का सीईओ इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो हर बंदे के पास हर क्लाइंट को 1 बाय 1 डील करे। ठीक है, वो उन लोगों ने सिस्टम प्रोसीजर 12 13 लोगों की हिरार्कीज क्रिएट की हुई है। आप कम से कम एज ए फाउंडर या एज ए क्रिएटर लोगों तक जाएं, उनसे डायरेक्टली रिस्पांस या फीडबैक लें कि उनकी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में क्या कमी थी, क्या अच्छा था। ठीक है, उनसे ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करें। दैट विल गिव यूर online startup or whatever product or service you launch a huge edge over others. These are the three things. Always day one, human connection, and play the long game. मैं इसको कहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट इज अबाउट कि एंटरप्रेन्योर्स का एक फेस होता है, फेस, FACE, फेस। और हर एंटरप्रेन्योर में उसका जो फेस है FACE वो कॉमन चीज़ है। लेकिन ये फेस अगर वो पोजेस करेगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट स्टैंड्स फॉर F, व्हाट स्टैंड्स फॉर A, FACE और उसके पीछे थियोलॉजी क्या है वो मैं सारी एक्सप्लेन करता हूँ। बट देयर इज़ फ्यू मोर थिंग्स जो एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर को एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर से डिफरेंट या डिफरेंशिएट करता है, वो उसमें भी फेस के अंदर जो एडिशंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेस हर एंटरप्रेन्योर का होता है। फेस स्टैंड्स फॉर F, फोकस, A is for advantage, C is for creativity, and E stands for ego. So ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं हर एंटरप्रेन्योर की पर्सनैलिटी में होते हैं। ये कम ज़्यादा ज़रूर हो सकते हैं, बट all these factors they are in the personality of every entrepreneur. So F, focus, FACE, focus, advantage, creativity and ego. So what is focus? एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने आइडिया पे फोकस करता है। जब भी आप देखिएगा किसी भी एंटरप्रेन्योर को आप देखेंगे, मिलेंगे, तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट मेनी आइडियाज, लेकिन दे मस्ट बी कैरिंग 1 or 2 एज ए फोकस्ड। जैसे मैंने अपनी पहली एपिसोड में बताया था कि आई एम ए सीरियल एंटरप्रेन्योर, आई डू गेट लॉट ऑफ आइडियाज। मेरे पास बहुत सारी यूथ आती है, बहुत सारे आइडियाज की बात पर, बट दोज आइडियाज आर नॉट फॉर मी, दे आर फॉर देम। सो आई रिमेन फोकस ऑन माई ओन आइडियाज। सो first point of the phase of an entrepreneur is focus. So whatever is your idea, remain focused on that. The second is phase, FA. A is advantage. Advantage mean entrepreneurs, they always keep their eyes and ears open. और उनके सामने कोई भी जब अपॉर्चुनिटी आती है, particularly in start of their life of starting their own entrepreneurial venture, उसमें वो उस अपॉर्चुनिटी से एडवांटेज लेते हैं। दे नो हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, या किसी भी किस्म की उनके सामने जब अपॉर्चुनिटी आती है तो कौन सी चीज़ उसके अंदर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। दैट्स द सेकंड फैक्टर, FA। सो द नेक्स्ट फेस का जो तीसरा एक्रोम है दैट इज FAC। C इज क्रिएटिविटी। आप जैसे मैंने एपिसोड 1 में, इस एपिसोड 2 में बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप हैव ए लॉट ऑफ डेफिनेशन, तो आप कोई भी डेफिनेशंस 2-4 उठाएं, आपको क्रिएटिविटी जो है कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट, लेकिन मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता। क्रिएटिविटी कि व्हाट इज न्यूनेस, व्हाट इज न्यू थिंग इन योर आइडिया, इन योर मॉडल, दैट इज द बेस ऑफ C, creativity. And the fourth point of any phase of the entrepreneur is C, and it's E. E is ego. Ego क्या है? जैसे हमारे यहाँ we have lot of sectors, आपको पता है, we have Punjabis, Urdu speaking, then we have Pathan, and every personality has certain sort of ego. अब हमारे इस फेस के अंदर भी ईगो भी 2 किस्म की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
इनर एंड आउटर। तो मैं इसको एक ही में डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। एंटरप्रेन्योर स्ट्रॉन्ग ईगो वाले होते हैं। जब वो डिसाइड कर लेते हैं ना कि दिस इज़ द थिंग एंड आई कैन डू दिस वन, दे उसको वो करके दिखाते हैं। सो सम पीपल दे आर सो पैशनेट कि उसके अलावा उनको नींद ही नहीं आती। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि सेटबैक्स मिलने के बाद थोड़ा सा अपने आप को रिवाइव भी करते हैं, लेकिन फिर भी दे कम बैक टू दी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स एंड दैट इज़ द ईगो। ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है जो उनको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है। इंगेज होने से मुराद क्या है? बेसिकली इंगेज का वर्ड फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसका रियल मीनिंग है टू प्लेज। टू प्लेज इसका मतलब होता है टू कमिट। किसी चीज़ के ऊपर कमिट हो जाने को इंगेज होना कहते हैं। अब इस वर्ड को इसके मीनिंग को अगर आप माइंड में रखें और साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स को, जैसे कि लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, ड्रीम्स पे काम ना करना, प्रोजेक्ट्स का सोचना लेकिन उसके ऊपर अमल स्टार्ट ना कर पाना, स्टडीज़ का सोचना लेकिन डेली बेसिस पे स्टडी कर ना पाना, किसी भी ड्रीम या पैशन का सोचना लेकिन उसको परस्यू कर ना पाना, इन सब प्रॉब्लम्स को सामने रखें और साथ ही इस वर्ड के इस मीनिंग को सामने रखें, तो आपको महसूस होगा जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स टिकी हुई हैं, वो लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से है। हो सकता है आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो लेकिन कमिट ना हुए हो। टू कमिट से मुराद होता है टू कट ऑफ फ्रॉम एनी अदर पॉसिबिलिटी। सो अगर आपने लेजीनेस से, प्रोक्रास्टिनेशन से, पोस्टपोन करने से और ख़ुद को अनप्रोडक्टिव होने से बचाना है, तो जो चीज़ आपने करनी है डेली बेसिस पे वो कमिट करना है। आपने मोमेंट टू मोमेंट, डे टू डे कमिट करना है। किस चीज़ पे? रिजल्ट पे। किस चीज़ पे? किसी एक टारगेट पे। फ्रॉम योर एक्सपीरियंस व्हाट यू वांट टू गिव देम के जो आने वाली यूथ को, आने वाली जनरेशन को, हमारे बच्चों को अगले 10 सालों तक, अगले 20 सालों तक और रहती दुनिया तक उनको वो एज देगा कम्युनिकेशन के ऊपर, चाहे उनके इर्द गिर्द जितनी भी पावर प्ले, कॉन्स्पिरेसी, जितना भी डिजिटल कैओस रहे, लेकिन इफ़ दे डू दिस दे विल गेट बेटर ओवर द। मैं 2 बातें करूँगा। एक तो किसी को हरा के जीतने की कभी कोशिश ना करें। ग्रेट। कभी कोशिश ना करें। वो जीत नहीं होगी, यकीन जाने वो जीत नहीं होगी। आप लोगों की मदद कर दें, हेल्प कर दें। ये लोग नॉलेज क्यों नहीं शेयर करते? इसलिए कि गौर कर लेगा। एक्चुअली ये है ना, इससे बड़ा खौफ कोई नहीं है। यकीन जाने मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि नॉलेज देने से बढ़ता है। मेरे साथ खुद ये हुआ है। मैं सारी दिन गवर्नमेंट में गुजारी, मुझे क्या पता है जिनको आगे मैं बातें कर रहा हूँ। मुझे जो मैंने चीज़ पढ़ी मैंने लोगों को बता दी। जब लोगों ने सवाल किया मैंने अगली चीज़ पढ़ी, मैंने वो बताई, लोगों ने एक और मुश्किल सवाल किया, तो मैं एक साइकिल में आ गया। पहला तो ये है कि दूसरे को हरा कर जीतने की कोशिश कभी ना करें। कभी नहीं जीत सकते आप। कोई अगर टाइमली अचीवमेंट हो भी गई तो आगे वो सस्टेन नहीं होगी। दूसरे इकट्ठे काम करने की कोशिश करें। ये जो हम आइसोलेशन में जाके ना अपनी कंपनी, अपना स्टार्टअप, मेरी कुर्सी, मेरी मेज़, मेरा कमरा, ऐसा कभी नहीं होता। टीम वर्क मेक्स ड्रीम। टीम वर्क वही आपका भी ड्रीम वर्क होता है। यकीन जाने मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो मैं अभी आपको बैक दी कैमरा बता रहा था, मैं से हम की तरफ, हम से वो भी, उसके बाद वो ही। जब आप ये पहला ब्रिज बहुत मुश्किल है। मुझे बड़ा मुश्किल है ये कहना कि चलो यार हम मिलके ये करते हैं। मैं जिसे कहता हूँ मिलके करते हैं तो शायद मेरे पास भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे उसकी आंखों में शक नज़र आता है। वो कहता है बस ये 4-6 महीने मुझे इस्तेमाल करेगा फिर ये मुझे फारिग कर देगा। अब वो आप उसकी मदद जब भी करेंगे जब आप सिंसेरिटी शो करेंगे, और सिंसेरिटी शो करने का वो वर्ड नहीं चाहिए होते। शेक्सपियर ने कहा था कि डोंट टेल मी यू लव मी, शो मी दैट यू लव मी। टेल तो आदमी कहता है यार आई लव यू, ऐसी क्या बात है भाई, खुदा के लिए कुछ करके दिखाओ थोड़ा सा उसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं एज ए मुसलमान कि वो उसी की ज़ात हो, तो पहले आप हम बन जाएं, फिर वो भी मिला लें अपने साथ, फिर वो ही मिल जाएगा आपको, ज़रूरत नहीं उसका। वर्क वो है जो आपने खुद पिक किया है, वर्क वो है जो आपने खुद पिक किया है कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट हासिल करने के लिए। वर्क वो चीज़ होती है, वो एक्टिविटी होती है जो आपने खुद पिक की है किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को अचीव करने के लिए। सपोज करते हैं मैं बुक लिखता हूँ, ठीक है अपनी, अब वो बुक लिखने का मुझे किसी ने नहीं कहा, किसी ने मुझे पे नहीं किया, किसी ने मुझे ऑर्डर नहीं किया, कोई उसका चेक बैलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन मैंने खुद से सोचा कि इस आइडिया पे एक बुक लिखता हूँ। ऑथर्स लिखते हैं ना, कितनी मिलियंस ऑफ बुक्स पब्लिश होती हैं, तो वो ऑथर जो कर रहा है वो वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने नहीं कहा, अनटिल अनलेस कोई पब्लिशर आके उसको कोई आइडिया दे। वो
अगर खुद से बैठ के एक आइडिया पे काम करता है, दिन रात उस पर एक करता है, एक पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने के लिए कि मेरे पास मेरी बुक हो। अब पीछे आप बुक्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे ने वर्क के, मैक्सिमम ने इसको वर्क के तौर पे लिया होगा कि उन्होंने एक आइडिया सोचा होगा और उस पर बुक लिखी होगी, बाद में वो बेचने निकले होंगे इसको। लेकिन कुछ के पास पब्लिशर पहले आ जाते हैं, तो दोनों एंगल से ये फिट होगा, वो वर्क कहलाएगा। जो काम आप खुद से करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर रिजल्ट को अचीव करने के लिए, वो वर्क कहलाएगा। जो काम आपको किसी ने असाइन किया है एक पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने के लिए, वो जॉब में आएगा। अब सपोज करते हैं मुझे एक बुक का आइडिया आया और मैंने वो बुक लिखी, तो वो मेरा वर्क कहलाएगा। लेकिन एक पब्लिशर आ जाता है आज मुझे और कहता है आमिर साहब एक आइडिया अगर आप इस पर बुक लिख देते हैं तो मैं उसको प्रिंट करूंगा और पब्लिश करूंगा। अब उस बंदे ने मुझे जॉब असाइन किया, तो ये जॉब में आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट अब मैं उसके कहने पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई है जो कि किसी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई है, ठीक है, वो जाता है 9 to 5 वहाँ काम करता है, तो वो जॉब पे है, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि 9 to 5 उसने क्या करना है, वो उसने डिसाइड नहीं करना, वो उस एम्प्लॉयर ने डिसाइड करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड करना है कि आज उसने 9 से 5 क्या करना है, इस महीने हमने कौन से टारगेट अचीव करने हैं, तो वो जॉब कहलाएगी। लेकिन व्हाट इफ कि एक शख्स अपना स्टार्टअप खुद ओपन करता है और वो उसके अंदर खुद डिसाइड करता है कि इस महीने का टारगेट क्या है और फिर वो उस पर खुद काम करता है, तो वो वर्क आएगा। तो ये हो गया वर्क एंड जॉब में डिस्टिंक्शन, क्लियर डिस्टिंक्शन। तो ये आप याद रखिएगा, इसका पेड नॉन पेड से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कि ये पेड थी नहीं पेड थी, वो एक अलग कैटेगरी है। इसका सिर्फ है कि किसके ऑर्डर पे आप करें, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है इसका, कि किसके ऑर्डर पे आपने वो काम पिक किया। और जो वर्ड करियर है उसके आप अगर डिक्शनरी मीनिंग्स उठाएं या लोगों से पूछे तो वर्ड करियर के मिक्स में आते हैं कि पूरा जर्नी है, ये चेंज भी हो सकता है। करियर के मीनिंग एक ही हैं, आप इसको मल्टीपल लेवल पे अप्लाई करके देख लीजिएगा, ये मीनिंग दुरुस्त निकलेंगे। करियर के मीनिंग है योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल चॉइसेस, योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल चॉइसेस, आपकी लाइफ की पर्सनल और प्रोफेशनल चॉइसेस, सारी चॉइसेस मिला के आपका क्या डिज़ाइन कर रही हैं, करियर डिज़ाइन कर रही हैं। अब एक मिथ है करियर के बारे में कि करियर तब शुरू होता है जब हम स्टूडेंट्स लाइफ से निकल जाते हैं। ये मिथ है कि हम एक 16 ईयर्स की एजुकेशन या 14 ईयर्स की एजुकेशन ख़त्म करेंगे और उसके बाद हमारा करियर स्टार्ट होगा। नहीं, करियर आपके पैदा होने से लेके मरने तक की तमाम पर्सनल और प्रोफेशनल चॉइसेस का कम्बिनेशन है। अब आप कई लोगों ने ये भी कहते होंगे कि अगर मैं किसी से पूछूं कि क्या आप लाइफ पार्टनर पिक करना करियर की चॉइस है कि नहीं, तो वो कहेगा नहीं। हालांकि वो है, आपका लाइफ पार्टनर पिक करना करियर की चॉइस है, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल चॉइसेस का कम्बिनेशन करियर बनाएगा। सपोज करते हैं ये बॉल पॉइंट मैंने परचेज किया, मैं एक शॉप पे गया हूँ और मैंने उसको कहा कि मुझे बॉल पॉइंट चाहिए, उसने मुझसे पूछा कौन सा बॉल पॉइंट चाहिए, मैं कहूँ कोई भी दे दो। तो ये चॉइस थी मेरे करियर की, एक चॉइस थी जो कि मैंने मिस कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने उस बंदे को कहा कि वो चॉइस ले मेरी बिहाफ पे। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ मुझे ब्लैक कलर का पियानो का फलां वाला बॉल पॉइंट चाहिए, अब ये चॉइस मैंने खुद ली है। तो द होल पॉइंट इज कि एज ए स्टूडेंट आप ये याद रखें, आपके अभी तक की लाइफ जितनी गुजर चुकी है। इसके बाद एक शर्ट परचेज करने से लेके, लाइफ पार्टनर पिक करने से लेके, जॉब करनी है कि वर्क करना है उससे लेके, बिजनेस से लेके आपके डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, इसमें आप जो भी चॉइस ले रहे हैं वो आपका करियर बिल्ड कर रही है। इस पूरी चॉइस के टेम्पलेट को आप करियर कहेंगे। अब ये बात इसलिए क्लियर करना शुरू में ज़रूरी थी कि जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि इट्स यू हैव टू जस्ट टेक मास्टरी ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट मोर फोकस ऑन वर्क इंस्टेड ऑफ जॉब। जॉब मीन्स, हम अक्सर कहते हैं ना मार्केट में जॉब्स नहीं है, हम ये अक्सर सुनते हैं ना मार्केट में जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये सुनते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में वर्क नहीं है। वर्क है, जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि कोई हमें ऑर्डर करे तब मैं करने जाऊं, कोई मुझे हायर करे तब मैं करने जाऊं, कोई मैं किसी को सीवी दूं और वो सीवी पे मुझे कॉल करे तब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं। लेकिन वर्क बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव चीज़ है कि आपको किसी ने कॉल नहीं की थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यू जस्ट गो देयर, यू सेड देम कि आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, दैट्स इट, इट्स वर्क। और आप में से जो इस अप्रोच के साथ बाहर निकलेगा इस सदी में, 21st सेंचुरी में, वो ज़्यादा आगे जाएगा। उसकी निस्बत के जो सीवी लेके वेट करता रहे या जो वेट करता रहे कि मुझे हायर किया जाएगा, जो वेट करता रहे मुझे इंटरव्यू पे कॉल आएगी, गॉड ब्लेस यू गाइस, कि अगर आप लोग इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द वर्क इंस्टेड ऑफ जॉब, एंड सेकंड टेक एवरी सिंगल चॉइस सीरियसली, कि आपकी हर चॉइस मानी खेज है, हर चॉइस आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, हर चॉइस आपको बता रही है कि आप कंट्रोल में हैं या नहीं है अपने करियर के।
बिजनेस प्लान वो एक एरिया है जिसके ऊपर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आज के इस सिनेरियो में क्या बिजनेस प्लान होना ज़रूरी है या नहीं है, और अगर है तो आपको क्या लगता है कि यूथ के माइंड में बिगेस्ट लूप होल्स क्या हैं बिजनेस प्लान्स को लेके? सही, अच्छा क्वेश्चन है। देखें, आपने ज़रूरी की बात की है, बिजनेस प्लान इज़ अ कंपल्शन, ये लाजमी है। विदाउट बिजनेस प्लान देयर इज़ नो बिजनेस। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं और बिज़नेस प्लान नहीं बनाते तो बिल्कुल ना करें। लेट्स बी वेरी वेरी स्ट्रेट। मेरे हाथ से थाउजेंड्स सुपरवाइज हो चुके हैं बिज़नेस प्लान। सबसे पहला शख्स जिसको आपने कन्विंस करना होता है ना कि मैं ये बिज़नेस करूं या ना करूं, वो आप खुद हैं। जब तक आप इस एक कैथारसिस से नहीं गुजरते हैं, जब तक आप इस रिसर्च एक्सरसाइज से नहीं गुजरते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जो आपने रियलाइज़ की है, वेदर फूड इंडस्ट्री से है, वेदर एंटरटेनमेंट से है, वेदर फैशन से है, क्या ये वाकई इतनी ग्लिटरिंग है जितनी नज़र आ रही है? ये रियलाइजेशन प्रोसेस होता है। वो कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो दूर से तो शराब ही नज़र आ रहा होता है। जब आप उस प्रोसेस के अंदर एंटर होते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों को मिलते हैं, और जो वेरियस एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस प्लान के, मार्केटिंग प्लान है, फाइनेंशियल प्लान है, टीम है, ठीक है, ऑपरेशनल है, इंडस्ट्री है, ये सब के सब चीज़ें जब आप कैरी करते हैं तब कहीं जाके आप इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि बिज़नेस शुरू करना है या नहीं करना। प्लीज़ डू नॉट प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान विद अ माइंड सेट कि मैंने बिज़नेस शुरू करना है इसलिए मैं बिज़नेस प्लान बना रहा हूँ। लेट द बिज़नेस प्लान डिसाइड इट, ये उसका काम है। ऑब्जेक्टिविटी डिमांड्स इट। बिज़नेस प्लान बनाएंगे, बिल्कुल लास्ट में जाकर फाइनेंशियल्स आते हैं। उससे पहले आपका दिमाग, आपका जिस्म, आपकी रूह वो स्टफ़ हो चुकी होती है इन्फॉर्मेशन से, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन से, जो चाहिए आपको। उसके लिए बहुत सारे लोगों को मिलना होता है, आपको इंटरनेट पे जाना पड़ता है, सर्वेस करवाने पड़ते हैं फॉर द सेक ऑफ मार्केट रिसर्च। तो इवेंचुअली जब आप फाइनेंशियल प्लान पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं यार, दिस बिजनेस इज़ नॉट वर्थ, छोड़ दें। नेक्स्ट टाइम जब आप बिजनेस प्लान बनाने जाएंगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक मच लेसर टाइम एंड यू विल बी मच लर्नेड पर्सन। पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन स्टार्टअप्स के फेल होने की वो एब्सेंस ऑफ बिजनेस प्लान है। अगला क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है कि स्टार्टअप्स को क्या मसला पड़ता है। देखें, ये आपके लिए भी बहुत एक ट्रॉमेटिक एक एक्टिविटी होती है। बिजनेस प्लान बनाना कोई इतना आसान नहीं होता। टिपिकल बिजनेस प्लान जो होता है ना, जो 25 से 50 पेज का होता है, डबल लाइन स्पेस्ड, दिस रिक्वायर्स 200 आवर्स। कहने को तो 200 घंटे हैं ना, लेकिन आप कितने घंटे स्पेयर कर सकते हैं? 1 घंटा। दिस रिक्वायर्स रिसर्च, दिस रिक्वायर्स मेंटोरिंग, दिस रिक्वायर्स सिटिंग डाउन, टाइपिंग, राइटिंग डाउन, शोइंग इट टू दी कंसर्न, जो भी आपने अपने रेलेवेंट एरिया के लोगों को स्पॉट आउट किया हुआ है, सब मिला मिलोगे 200 घंटे। तो रोज़ का 1 घंटे का मतलब है 200 दिन, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स को इतना आसान तो नहीं होता। आप तो कहते हैं भैया आज हम पैसे लगाएं, कल हम कमाना शुरू कर दें। चलें, हम 2 घंटे रोज़ के लगा लेते हैं, 3 मंथ्स। हम 4 घंटे रोज़ के लगा लेते हैं, 1.5 मंथ, फिर भी 45 डेज़ का काम है ये। सो होता क्या है कि हमारी यूथ रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। हमारी यूथ को मसले होते हैं, वो कहते हैं यार पकी पकाई मिल जाए कहीं से। पकी पकाई से मेरा मतलब ये है कि यार बस मुझे क्या ज़रूरत है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बैठूं और बैठ के ये डाटा कलेक्ट करूं और उसके बाद आई हैव टू सिट डाउन एंड टाइप इट डाउन। देखिए, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पनिशिंग समवन, इट्स अ वेरी हार्ड अर्न मनी। जिसके 50,000 रुपये हैं उसको भी 10 पेज का बिजनेस प्लान बनाना है, जिसके 50 लाख रुपए हैं उसको वो 30 पेज का बिजनेस प्लान बनाना है। मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है, साइज ऑफ द पेजेस डिफर कर सकते हैं, बट जब तक आप वो बिजनेस प्लान नहीं बनाते, ये हो ही नहीं सकता कि वो अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट हो सके रियलिटी में। सो व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि यस, कम इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड और स्किल लेवल सेट, बट यू मस्ट रिमेंबर कि दीज आर द डाउन साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्किल। अच्छा देखें, अगर तो किसी चीज़ से आपको मोहब्बत है ना, तो उसमें फिर ड्रॉबैक्स नहीं होते, चैलेंजेस होते हैं, या वो डार्क साइड नहीं होती। इफ़ यू से कि चैलेंज सबसे बड़ा क्या है इस प्रोफेशन के अंदर, तो आई वुड से कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट इमेजिन कि वहाँ पे 50 बंदा इस इंतज़ार में बैठा है कि दिस पर्सन विल कम एंड एड वैल्यू इनटू माय लाइफ। एंड एज यू सेड कि अगर ऑल आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई सेल्फ, कि मैं वहाँ जाके वो बोलूँगा जिससे लोगों को मैं इम्प्रेस कर पाऊँगा और कोई खड़ा होकर ताली बजा देगा, इफ़ आई एम ऑल अबाउट माई सेल्फ, तो मैं बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा हूँ उन लोगों के साथ जो वहाँ पे इसलिए आए हैं कि ये कोई वैल्यू दे के जाएगा हमें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनफॉर्चुनेटली, प्रॉब्ली आई एम रॉन्ग, इट्स जस्ट माई एजम्पशन, कि हम वैल्यू ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स नहीं होती। इट इज़ ऑल अबाउट अ फैंसी स्पीकर who knows all the tips and tricks, personal stories, personal stories, and he come and he impress and he go away.
एंड ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो स्पीकर है वो एक मुर्शिद की तरह है जिसके पास लोग आते हैं वो खाली कटोरा लेके जिसमें उम्मीद नहीं होती। आई डोंट नो, आई वुड डिसएग्री विद अ लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि यार आप इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। मैं कहता हूँ इतने ज़्यादा हो गए लेकिन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन स्टिल बहुत कम है लोगों के अंदर। अभी भी इतनी होपलेसनेस है। आप किसी ग्रेजुएट बच्चे से पूछें उसकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होगी। उसकी अपने साथ ही एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं मार्केट में जाके कोई तबाही मचाऊंगा। ही सेज कि यार मैं कहीं इंटर्नशिप कर लूँगा और 25,000 अगर मुझे कोई दे दे दैट्स इनफ। या मुझे कोई फ्री में इंटर्नशिप में साल पे रख ले, बिकॉज उसकी अपने साथ ही एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो ही सो फियरफुल, वो इतना डरा हुआ है, इतना खौफजदा है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के बजाय आप ये सोचें कि मैं कौन सी वैल्यू देना चाहता हूँ। सो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। हाउ टू बिल्ड अ डिजिटल प्रेजेंस, इवन के अभी रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू क्रिएट डिजिटल प्रेजेंस फॉर आवर सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर या एज आवर ओन न्यू वेंचर्स। और ये वो प्रोसेस है जो मुझे लगता है हर दफ़ा रिफाइन हो जाता है, हर दफ़ा नए सिरे से ही स्टार्ट करना पड़ता है। आप जितने मर्जी एक्सपर्ट सोच रहे हो कि आप एक्सपर्ट हैं, लास्ट टाइम मैंने यूँ अपनी डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड की थी, नेक्स्ट वेंचर में आपको नए सिरे से करना पड़ेगा क्योंकि तब तक टूल्स बदल चुके हैं, मार्केटिंग एल्गोरिदम्स बदल चुके हैं, उसकी गेम ही बदल चुकी है, हो सकता है नए ऐप्स आ चुके हों। तो आपको क्या लगता है, आप स्टार्टअप को प्रैक्टिकल और टेक्टिकल वे में 1 2 3 क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि देयर यू हैव टू फोकस फॉर योर डिजिटल प्रेजेंस और सोशल मीडिया प्रेजेंस स्पेसिफिकली? अच्छा, जो डिजिटल मीडिया है ना, उसकी जो फ़िलॉसफी है, ठीक है, वो ये है कि वो ना कनेक्शन बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो हमने हर वो काम डिजिटल मीडिया पे करना है जिससे कनेक्शन बिल्ड हो और उसमें रोबोटिक इफ़ेक्ट वो नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो ह्यूमन होना चाहिए। जो स्टार्टअप डेली बेसिस पे जो कर रहा है उसको वो वहाँ पे शो करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए आपको ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप कुछ भी आर्टिफिशियल करना शुरू कर देंगे, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो अपनी मतलब लेट्स सपोज जो कंटेंट डाल रही है वहाँ पे वो इस अंदाज में डाल रही है कि हम पता नहीं क्या चीज़ें, वो पकड़ा जाता है डिजिटल पे। क्योंकि एक ऑफलाइन मीडिया वहाँ पे सिर्फ एक बिल बोर्ड लगना है, एक 2-3 स्ट्रीमर्स लगने हैं, एक पेज आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, सप्लीमेंट्स आ जाएगा, तो वो वन टाइम गेम है। लेकिन डिजिटल मीडिया ये कंटिन्यूस गेम है। तो इसके बीच में जो कंपनी जितना ज़्यादा ह्यूमन टच रखेगी, ठीक है, और जो कंपनी जितनी ज़्यादा ओपननेस शो करेगी, ठीक है, उसका ब्रांड उतनी जल्दी ही बनेगा। तो एज अ स्टार्टअप आप लोग जो भी कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ है, इवन अगर फेलियर भी है तो उसको शेयर करें वहाँ से आप वो इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, अच्छा मार्केट में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं, पिछले कुछ टाइम में मैंने देखा है, तो रेडी बैठे हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एंड दे आर सेइंग कि यार हमें सही स्टार्टअप मिल नहीं रहा कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ वो इन इटसेल्फ बता रही है कि वो ब्रेक करती है किसी चीज़ को, ठीक है। अब वो किस चीज़ को ब्रेक करती है, वो नॉर्मल रूटीन पैटर्न को ब्रेक करने वाली चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कहलाएगी जो रूटीन पैटर्न में आती है। अब सपोज करते हैं इट्स अ रूटीन के सूरज निकलता है वेदर रिपोर्ट में, कभी आपको वेदर रिपोर्ट में ये नहीं बताया जाएगा कि कल जी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, मुल्तान फलां 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 शहर में सूरज निकलेगा, नहीं, इट्स ऑब्वियस। आपको वो न्यूज़ बताई जाएगी जो थोड़ी सी ब्रेकिंग है, किस सेंस में कि यहाँ पे सैलाब आ सकता है, यहाँ पे आंधी आ सकती है, यहाँ पे ये हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है, थोड़ा सा एक्सट्रीम करके। ये शुरू में तो ठीक था जब पीटीवी था और जब 1-2 चैनल्स थे तो तब तक यही चलता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम चैनल्स की तादाद बढ़ना शुरू हुई। अब चैनल्स की तादाद बढ़ना शुरू हुई तो सबके पास सेम ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अब सबके पास सेम ब्रेकिंग न्यूज़ है तो जब सेम है तो ज़ाहिर बात है उसमें न्यू नहीं है तो लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। तो उस सूरत में क्या हुआ कि अब 24 आवर ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब अब आपने एक चैनल का एक स्पेस, मतलब न्यूज़पेपर है तो उसकी जो स्पेस होती है वो पेपर के ऊपर मैयर होती है कि पेपर कितना है, और जो चैनल्स हैं, जो ऑनलाइन मीडिया, इसकी स्पेस मैयर होती है टाइम लाइन के थ्रू कि 24 घंटे हमने फिल अप करना है कंटेंट। अब 24 घंटे का कंटेंट कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, हमारे पास टाइम नहीं है रुकने का, तो कंटेंट हम कैसे बनाते हैं कि हम हर चीज़ को ज़बरदस्ती ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकते हैं। दूसरा वे ये है कि हम बता दें कि जी उसने फलाने ने सेल्फी लगाई तो ये ब्रेकिंग न्यूज़, फलाने ने ये किया तो ये ब्रेकिंग न्यूज़, फलाने ने ये किया तो वो भी ब्रेकिंग न्यूज़।
रिसर्च नहीं करनी, सोसाइटी से पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखने। तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ का सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि ये इन इटसेल्फ वो है जो कि पैटर्न को इंटरप्ट करती है। और वर्ड इंटरप्शन इन इटसेल्फ बता रहा है कि ये लोगों की रूटीन को थोड़ी देर के लिए रोकती है, तोड़ती है। अब टेल मी वन थिंग कि अभी तक आप लोगों ने जितने भी स्टेटस लगाए हैं व्हाट्सएप पे या जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं, आप खुद हर पोस्ट से पहले ये क्वेश्चन करें कि इज़ इट वर्थ इट टू इंटरप्ट समवन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, इज़ इट वर्थ इट। सपोज करते हैं इस वक्त मेरे सोशल व्हाट्सएप स्टेटस पे एक पिक्चर और एक कोट लगा हुआ है, वो हमारे प्रोग्राम पेरेंटिंग के प्रोग्राम पे उसके ऊपर एक कोट है, डैड्स के लिए और फादर्स के लिए कोट है। तो वो लगाने से पहले अगर मैंने ये क्वेश्चन रेज किया तो आई थिंक यस इट्स वर्थ इट। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने रुक के मेरा ये स्टेटस देखा, ही और शी मस्ट लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट। दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। सो आपको प्रेजेंस, पैशन, इमेजिनेशन, डिसिप्लिन और एंगेजमेंट के साथ अपनी इस साल को, नया साल को नई लाइफ के तौर पे बना सकते हैं। स्टार्ट इज़ ऑलवेज द डिफ़िकल्ट पार्ट। आप जनवरी में इनको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, इट विल बी मच डिफ़िकल्ट, बट फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, इस जैसे जैसे महीने गुजरना शुरू होंगे आपका एक मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होगा, आपका एक माइंडसेट बिल्ड होना शुरू होगा। और साल के एंड पे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वन डे एट ए टाइम आपने एक टोटली न्यू लाइफ, टोटली एक न्यू लाइफ स्टाइल डिज़ाइन कर लिए, टोटली एक न्यू एटीट्यूड डिज़ाइन कर लिए। So I hope so that these lessons help you in new year and make your this year the passionate year ever you live, and best of luck and work for this year, and thank you for watching.